नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री, पाकिस्तान हथियार गिराता है और हम संजीवनी बूटी गिराते हैं। और जम्मू कश्मीर में किया है भारत सरकार ने यह बड़ा काम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना के नए वेरिएंट से डरे कई देश, एक्शन में पीएम मोदी, किस राज्य में क्या बदले नियम, ये आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ बाबा चाहिए, राजनाथ सिंह का जबरदस्त ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शीतकालीन सत्र से पहले नायडू ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सदन को सुचारू रूप से चलाने पर रहेगा जोर। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जमीन हथियाने के मामले में पाकिस्तान सेना प्रमुख बाजवा को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनौती। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री, पाकिस्तान हथियार गिराता है और हम संजीवनी बूटी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपने ड्रोन का इस्तेमाल हथियार गिराने के लिए करता है, लेकिन भारत अपने ड्रोन का इस्तेमाल मानवता की सेवा के लिए करता है। पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में शनिवार को CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू से सरकारी SDH मठ तक ड्रोन से इसका ट्रायल किया गया। IIIM जम्मू में मठ के लिए ड्रोन वैक्सीन लेकर रवाना हुआ और ये ड्रोन 20 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम है और इसकी 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता है। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोट गिराने के लिए करता है, जिससे मानवता और जिंदगी की क्षति होती है। इसके अलावा वो इसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए भी करता है, लेकिन हमारे ड्रोन संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। ये मानवता के लिए काम करते हैं और शांति का संदेश देते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले अगर आप भी केंद्र सरकार के इस मानवतावादी काम से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट से डरे कई देश, एक्शन में पीएम मोदी, किस राज्य में बदला क्या नियम, वो आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की खबरें आने के बाद से चिंता बढ़ गई है। इसके कई कारण हैं। इस वेरिएंट को बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस बताया जा रहा है। साथ ही ये भी आशंका है कि वैक्सीन पर इस पर बेअसर है और केंद्र सरकार ने बिना देर किए कुछ एहतियाती कदम उठा दिए हैं। नए वेरिएंट से खतरे के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। कुछ राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, राज्य सरकारों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, यहाँ इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को कोरोना के नए वेरिएंट का क्लासिफिकेशन किया। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस सप्ताह पहली बार इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई है और ये स्ट्रेन बोत्सवाना सहित आसपास के देशों में फैल गया है। इसने पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित किया है और इस नाम से जाने जा रहे कोरोना के इस प्रकार को बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जा रहा है। नए वेरिएंट से खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग के यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग करने को कहा था। शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके मद्देनजर प्रोएक्टिव रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क पहनने व उचित दूरी सहित बचाव के सभी अन्य उपायों का पालन करने की जरूरत बताई है। फोकस अभी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर है। तो दोस्तों, अगर आप भी मोदी सरकार के इस काम से खुश हैं और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकल के आ रही है। न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ बाबा चाहिए। राजनाथ सिंह का सामने आया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने व्यूह रचना और दिग्गजों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार रैलियां कर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का बिना नाम लिए निशाना साधा। जौनपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, बल्कि उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ बाबा चाहिए। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी और
सीएम योगी की वायरल फोटो का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में योगी जी ने एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें मोदी जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी जी जमकर बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, ना तो आपको कोई रिटायर्ड हर्ट कर सकता है और ना ही आप हिट विकेट होंगे। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि 4.5 सालों में 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। अब तो प्रदेश के हर कोने से आधुनिक एक्सप्रेसवे भी जोड़ा जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी यूपी सरकार की तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का काशी क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। ये बाबा विश्वनाथ की धरती है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी की ओज स्थली है और यहाँ शीतला माता का वास है और माँ अन्नपूर्णा का तो इस क्षेत्र पर सीधा आशीर्वाद है। अब तो सबसे आनंद की बात यह है कि माँ अन्नपूर्णा की जिस मूर्ति को चोरी करके 100 साल पहले विदेश की धरती पर पहुंचा दिया था, अब वो मूर्ति फिर सरकार के प्रयासों से काशी विश्वनाथ के प्रांगण में स्थापित कर दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शीतकालीन सत्र से पहले नायडू ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सदन को सुचारू रूप से चलने पर रहेगा जोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है और राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार नायडू ने सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 5:30 बजे होगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर सोमवार से आरंभ हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जमीन हथियाने के मामले में पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनौती। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश के सैन्य प्रतिष्ठान को रक्षा भूमि पर वाणिज्यिक उद्यम चलाने में शामिल होने पर भारी फटकार लगाई है, जो उन्हें केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई थी। रक्षा भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर एक मामले की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने रक्षा सचिव लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन से पूछताछ की। पाकिस्तानी दैनिक डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सीजेपी ने हुसैन से पूछा कि ये जमीन आपको रणनीतिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए दी गई थी और फिर भी आपने इस पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। क्या शादी के हॉल, सिनेमा और हाउसिंग सोसाइटी रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी? रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपने कई ठिकानों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल रखे हैं। सीजेपी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और पाकिस्तान के रक्षा सचिव को आदेश दिया कि जाओ और सशस्त्र बलों के सभी प्रमुखों को बताओ कि रक्षा उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। सभी सैन्य छावनियों में जाएं और उन्हें बताएं कि भूमि का उपयोग केवल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जो एक ऐसे देश में दुर्लभ है जो अपने 7 दशकों में से आधे से अधिक समय तक पाकिस्तानी सेना द्वारा शासित रहा हो। कुछ महीने पहले जब लाहौर के डीएचएस ने लाहौर हाई कोर्ट के स्वामित्व वाली लगभग 50 एकड़ भूमि को लेने की कोशिश की तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खेद व्यक्त किया और वो सेना के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते थे, लेकिन कहा कि ऐसा लगता है कि सेना जमीन हथियाने वालों में सबसे बड़ी बन गई है। सेना की वर्दी सेवा के लिए है, न कि राजा के रूप में शासन करने के लिए। क्या केवल सेना ही बलिदान देती है? क्या पुलिस, वकील और न्यायाधीश जैसी अन्य संस्थाएं बलिदान नहीं देती हैं? ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सेना पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया गया है। 2010 में सेना की एक बटालियन ने कराची में 3500 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें सदियों पुराना कब्रिस्तान भी शामिल है। आज पाकिस्तानी सेना प्रतिष्ठान 100 से अधिक स्वतंत्र व्यवसायों का मालिक है, जो सेना के 5 फाउंडेशनों की सहायक कंपनियों द्वारा संचालित है। पाकिस्तान में जहां राजनेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा जाता है, वहीं कोई भी सैन्य प्रतिष्ठान पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। ये 1998 में इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के प्रमुख काजी हुसैन अहमद ने पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी थी और कहा था कि जनरल कोर कमांडर नहीं बल्कि करोड़ कमांडर थे और आज पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है और इमरान खान अपना नया पाकिस्तान बनाने के लिए सऊदी अरब और चीन के धन की भीख मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान मजे में है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सेना पर ये गंभीर आरोप हैं और
आरोप ही नहीं, अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने पाकिस्तान की सेना को फटकार भी लगाया है और कहा है कि सेना को जो जमीन आवंटित की गई है उसको सिर्फ रणनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सचिव को भी फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि सभी अधिकारियों तक ये सूचना पहुंचाई जाए कि जिस उपयोग के लिए, जिस उद्देश्य से जो जमीन दी गई है उसका उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान ऐसा देश है जहां सरकार से ज़्यादा सेना की चलती है और सेना वहां की व्यवसाय भी करती है और इसी कारण से सेना को भूमि मिली है उसका गलत उपयोग करके अपने निजी हितों को साधने में लगी रहती है। और अब इसका पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने न केवल फैसला दिया है बल्कि जबरदस्त की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि फिर से एक बार कोरोना की चपेट में आ गया है चीन और चीन में बढ़ रहा है कोरोना संकट। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध, लोगों को घर से बाहर ना जाने की दी गई है सलाह। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी चीन के सीमावर्ती शहर मंझौली में शनिवार को परीक्षण के दौरान 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि 3 मामले से संबंधित आवासीय समुदायों और कार्यस्थलों को वायरस फैलाने के डर से बंद कर दिया गया है। ओरिजिन ट्रेसिंग और एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जारी है और अधिकारियों ने जनता से न घबराने की अपील करते हुए कहा कि सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। कोरोना के मामलों में सामने आने के बाद शनिवार को कई कोरोना उपायों की घोषणा की गई। व्यापार, बाजारों और मनोरंजन स्थलों के संचालन को निलंबित करने की जरूरत पर जोर दिया गया। रेस्टोरेंट में खाने, शादी, अंतिम संस्कार, ऑफलाइन मीटिंग और धार्मिक समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बंद कर दी गई। निजी और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों ने भी संचालन निलंबित कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में केवल इमरजेंसी सेवाएं ही जरूरतमंद मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। वहीं ऑफलाइन पढ़ाई भी ठप पड़ गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पर पीएम मोदी कर रहे बैठक, केजरीवाल की अपील, नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट रोकी जाए। जी हां दोस्तों, देश के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। इन सभी हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन को लेकर आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से कोरोना को लेकर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बड़ी समस्याओं से जूझते हुए हमारे देश ने कोरोना से पार पाया है। हमें नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने बैठक ऐसे समय बुलाई है जब देश के स्कूल कॉलेजों में भी कोरोना फैल रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा समेत देश के अलग अलग राज्यों से छात्रों और शिक्षकों के कोरोना की चपेट में आने की खबरें आ रही हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका समेत कई देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों को लेकर सख्ती बरतने का ऐलान कर दिया है। वहीं भारत इन्हें शुरू करने की तैयारी में है। एक दिन पहले ही नागर विमानन मंत्रालय ने करीब 1 साल से ठप इंटरनेशनल उड़ान सेवा 15 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की बड़ी रणनीति, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, एम्स शुरू हो गया उद्घाटन का सिलसिला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही एक तरफ बयानबाजियां तेज हो गई हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार बड़ी योजना के तहत काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार का हवाला देकर वोट मांगने वाली भाजपा अब केंद्र और राज्य के तालमेल के साथ बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले योगी आदित्यनाथ भी राज्य में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। योगी सरकार की लिस्ट में जो अहम परियोजनाएं हैं उनमें काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट, एम्स, गोरखपुर,
कानपुर मेट्रो, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कुशीनगर एयरपोर्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे शामिल है। हालांकि कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन पहले ही हो चुका है, दूसरे प्रोजेक्ट पूरा होने के कगार पर हैं। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में इस परियोजना की नींव 8 मार्च 2019 को डाली गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का विस्तार तो होना ही है, साथ में कॉरिडोर के जरिए मंदिर को मणिकर्णिका घाट के साथ जोड़ना जाना है। जानकारी के मुताबिक इस कॉरिडोर का 90% काम पूरा हो चुका है, अब घाट के आसपास का काम ही बाकी है। बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर में बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र, काशी में होगा महामंथन। जी हाँ दोस्तों, बनारस में इस बार के विधानसभा चुनाव में बूथ की महत्वता कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। हर दल बूथ मजबूत करने की रणनीति में है, लेकिन बीजेपी अपने पुराने पैतरे को और भी मजबूत करके चुनावी विजय का प्लान तैयार कर रही है और इसे लेकर आज जौनपुर में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होने वाला है। आज इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बूथ अध्यक्षों को जीत का चुनावी मंत्र देंगे। काशी क्षेत्र के लिए अहम है, जौनपुर जनपद के टीडी कॉलेज में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा मंत्री 29,500 बूथ अध्यक्षों को संबोधित कर आने वाले चुनाव में जीत का मंत्र देने वाले हैं। जौनपुर में विधानसभा 2022 का खाका तैयार होगा। बीजेपी के बूथ अध्यक्षों को केंद्रीय रक्षा मंत्री जीत का मंत्र देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब कमर कस चुकी है। बूथ अध्यक्षों को जौनपुर पहुंचने के लिए 1000 वाहन लगाए गए हैं। पूरे काशी क्षेत्र में 14 जिले और 2 महानगर यानी 16 जिला पदाधिकारियों वाहनों से जौनपुर पहुंचेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी, सभी विधानसभा में 30-30 हजार नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने बड़ी रणनीति बनाई है। बरेली की सभी 9 विधानसभाओं में 30-30 हजार नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 2017 की तरह एक बार फिर बरेली की भी सभी 9 विधानसभाओं में कब्जा किया जा सके। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। 27 नवंबर यानी विशेष सदस्यता अभियान का आयोजन किया जाएगा और इसमें संगठन के साथ ही विधायक भी नए सदस्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देहरादून में पीएम मोदी की रैली में 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य, तैयारी में जुटे हैं नेता। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली में भाजपा ने 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। शुक्रवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में रैली की तैयारी को लेकर विचार विमर्श हुआ। बैठक में देहरादून और हरिद्वार जिलों के संगठन नेताओं को रैली की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। तय हुआ कि रैली में हर बूथ से लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। कौशिक ने कहा कि स्थान चयन को लेकर प्रशासन से वार्ता चल रही है और जल्द ही स्थल चयन कर लिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में एंट्री से पहले एलन मस्क को बड़ा झटका, मोदी सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे दौलतमंद अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में एंट्री से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल स्टारलिंक भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देने की तैयारी में है। इसके लिए प्री बुकिंग भी हो चुकी है और इसी बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कंपनी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा कि स्टारलिंक इंटरनेशनल सर्विसेज के पास भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं है। सरकार के दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को उपग्रह आधारित संचार सेवाओं की पेशकश के लिए नियामक ढांचे का पालन करने और भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवाओं की बुकिंग या सेवाएं प्रदान करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा। सरकार ने ये एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की है जब स्टारलिंक भारत में टेलीकॉम कंपनियों से साझेदारी का विकल्प ढूंढ रही है और अब तक से ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि कौन सी कंपनी साझेदार बन सकती है। आपको बता दें कि स्टारलिंक एलन मस्क की अगुवाई वाली स्पेस एक्स की उपग्रह ब्रॉडबैंड इकाई है और ये कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित केंद्रित करते हुए देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारत में टेलीकॉम कंपनियों के साथ गठजोड़ की संभावना तलाश रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट ने फैलाई दहशत, भारत ने ब्रिटेन और चीन को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में डाला। जी हाँ दोस्तों, देश में पिछले लगभग 20 महीने से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नगर विमानन महानिदेशालय को पत्र लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच कोरोना का भी खतरा है और इसीलिए अगली बड़ी खबर की तरफ। बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ में जुटा है पाकिस्तान, भारतीय सेना हुई अलर्ट, सीमा पर तैनात किए गए ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये प्रयास किया जा रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ बर्फबारी से ठीक पहले करवाई जा सके। हालांकि हमारी सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, फिर चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका। आज लाइन ऑफ कंट्रोल की बिम्बर गली इलाके के फॉरवर्ड पर भारतीय सेना ने एक घुसपैठ को ढेर कर दिया और गोला बारूद बरामद किए। पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि बर्फबारी से ठीक पहले आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। वहीं आपको बता दें कि मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकियों का एक लॉन्चिंग पैड इस समय एक्टिव है। इस लॉन्चिंग पैड का नाम है हेडमराला और इस समय कई आतंकी इस लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि घुसपैठ की जा सके और आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार सीमा के इस पार पहुंचाया जा सके। हालांकि इन सब के बीच बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है और तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश की आन बान और शान बीएसएफ के जवान हमारी सीमाओं की सुरक्षा किस तरह से कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान को लेकर भारत की अपील, बिना रुकावट और राजनीति के मुहैया कराई जाए मानवीय मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान में लोगों तक मानवीय सहायता बिना किसी बाधा और राजनीति के पहुंचाई जा सके। ये सुनिश्चित करने के लिए रूस, भारत और चीन को मिलकर काम करने की जरूरत है। जयशंकर ने यह बात वर्चुअल माध्यम से हुई त्रिपक्षीय संगठन RIC की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान कही है। उन्होंने ये भी कहा कि RIC देशों के लिए ज़रूरी है कि हम आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरों पर अपने अपने दृष्टिकोण को समन्वय में लाएं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जयशंकर के साथ चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरेव भी इस दौरान मौजूद रहे। जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान का पड़ोसी और लंबे समय के भागीदार के तौर पर भारत वहां के हालिया घटनाक्रमों, खास तौर पर वहां के लोगों ने जो पीड़ाएं सही हैं उसे लेकर भारत चिंतित है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार के चयन का समर्थन करता है। इसके साथ ही हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 के अन्य प्रावधानों का भी समर्थन करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत और रूस के बीच पहली बार होगी 2+2 डायलॉग और दोनों देशों के बीच संबंध और ज़्यादा होंगे मजबूत। जी हाँ दोस्तों, रूस और विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु 6 दिसंबर को दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत आएंगे। रूसी दूतावास ने ये जानकारी दी है। लावरोव और शोइगु विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी 6 दिसंबर के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करने के लिए भारत आने की संभावना है। दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि 6 दिसंबर को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मंत्री एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और अफगानिस्तान तथा सीरिया के घटनाक्रम सहित प्रमुख क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे। रूस हिंद प्रशांत को एशिया प्रशांत के रूप में संदर्भित करता है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के संघाई सहयोग संगठन और रूस भारत चीन त्रिपक्षीय बैठक में भी विचारों का आदान प्रदान करने की उम्मीद है। प्रवक्ता ने कहा कि भविष्य में रूस और भारत के बीच वैकल्पिक तौर पर समय समय पर इस प्रारूप में वार्ता आयोजित करने का इरादा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता रहता है, जिसमें दोनों देशों के 2-2 मंत्री शामिल होते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर्मी चीफ नरवणे का बड़ा बयान, बोले भविष्य के युद्ध के लिए मानव रहित प्रणालियों की क्षमता बढ़ाना बेहद ज़रूरी। जी हाँ दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भविष्य के युद्ध से लड़ने के लिए लगातार रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया विकसित करने के साथ साथ मानव और मानव रहित प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। शुक्रवार को वे सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का निरीक्षण करने और समीक्षा करने के लिए जैसलमेर में पहुंचे।
जनरल नरवणे ने इसमें हिस्सा लेने वाले सैनिकों को उच्च किस्म की तैयारी और परिचालन तैयारियों के लिए भी बधाई दी और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि भविष्य के युद्धों के साथ साथ मानव और मानव रहित प्रणालियों में क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। दक्षिण शक्ति का संचालन भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य बहुक्षेत्रीय अभियानों में बलों के एकीकृत एप्लीकेशन को सुनिश्चित करना और संघर्ष के पूरे परिदृश्य में